अभी तक हमने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार के मॉडल पढ़ी है कि परमाणु संरचना किस प्रकार की होती है। वह 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए मॉडल को हमने समझा है, जिसमें पहला है थॉमसन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसके अनुसार परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है गोला और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं बीज के रूप में। दूसरा हमने पढ़ा था रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। इसने बताया कि बीच में नाभिक होता है और बाकी परमाणु का भाग खोखला होता है। तीसरा मॉडल हमने पढ़ा बोर का मॉडल, बोर का परमाणु प्रतिरूप या मॉडल। अब अंत में जो निष्कर्ष निकला है कि परमाणु किस प्रकार का होता है, ये जो माना जाता है, इसमें सबसे पहले है कि किस प्रकार से बताया गया कि बीच में नाभिक होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन स्थित होते हैं और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह पहली कक्षा है n बराबर 1। ये दूसरी कक्षा है n बराबर 2 और ये तीसरी कक्षा है n बराबर 3। इन कक्षाओं को नाम भी दिया गया K, L, M और इस प्रकार से आगे। तो ये क्या है, निश्चित कक्षाएं होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षा पहली कक्षा n बराबर 1, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और इस प्रकार से आगे। पहली कक्षा को K कहा जाता है, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M और चौथी कक्षा को N। इस प्रकार से नाम दिया गया है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएंगे उसकी संख्या भी निश्चित है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। उससे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसको हम किससे ज्ञात करते हैं, 2n² के फॉर्मूले से। जैसे अगर हम देखें कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। पहली कक्षा में अगर हम इस फॉर्मूले को दें तो 2n की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। यहां पर n बराबर क्या होगा 2, तो फॉर्मूला क्या है 2n² के फॉर्मूले से क्या हो गया 2n की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा में आ सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, तो यहां पर 2n² = 2 और ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 इंटू 9 और 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसके अंदर तीसरी कक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो हम पहली कक्षा के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें पहली कक्षा के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3,
4 5 6 7 और 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो किसी भी उदासीन परमाणु में, कोई भी परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1। अब किसी भी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। और यह किसके अंदर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यथा कि अगर जिसमें प्रोटॉन 1 है उसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वह भी 1 ही होगा। जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है उसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। जिसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है उसका परमाणु क्रमांक 3 होगा। प्रोटॉन की संख्या 4 है तो उसका परमाणु क्रमांक भी 4 होगा। अब अगर हम किसी भी परमाणु में द्रव्यमान संख्या ज्ञात करते हैं तो द्रव्यमान जो संख्या है वह उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है कि उस प्रोटॉन के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। इन दोनों के योग के बराबर उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बराबर पी को किससे? Z के इक्वल होता है परमाणु क्रमांक, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो हम इसको Z प्लस एन भी लिख सकते हैं। अब हमने जैसे जैसे परमाणुओं की खोज की और उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या का पता चला तो उसको क्रम के अनुसार जमाया गया। अब अगर इसको हम क्रम से जमाते हैं और जो प्रोटॉन जिसके अंदर 1 है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसको नाम दिया गया हाइड्रोजन। इसको नाम दिया गया हाइड्रोजन। और परमाणु क्रमांक 2 या जिसके नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन है और जिसका परमाणु क्रमांक 2 है उसको हमने हीलियम नाम दिया। और परमाणु क्रमांक 3 जिसके नाभिक के अंदर 3 प्रोटॉन है उसको हमने लिथियम नाम दिया। और 4 जिसके प्रोटॉन 4 हैं और परमाणु क्रमांक भी 4 होता है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? बराबर, बेरिलियम। तो ये है तत्वों के नाम। इनको अब हमेशा बड़े बड़े अक्षर में लिखना जाना संभव नहीं है, इसलिए इनको छोटे छोटे प्रतीकों के रूप में लिखा गया ताकि हम इसको जब रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं तो हमको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने इनका एक स्मॉल एक प्रतीक दे दिया, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतीक है H, हीलियम का प्रतीक है He, लिथियम का प्रतीक है Li, बेरिलियम का प्रतीक है Be। इसमें यह नियम है कि अगर 2 अक्षर हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है और दूसरा अक्षर स्मॉल। लिथियम में भी ऐसा ही है, कैपिटल दूसरा स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, इस प्रकार से ही इसको लिखा जाता है। मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी 1 से 20 तक की क्रमांक संख्या, जिसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और उसके बाद हम इनका परमाणु विन्यास भी
ज्ञात करेंगे।